जय हिंद एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को यानी कि इस टाइप का जो देखेगा चैनल पर, इस पर सब्सक्राइब करके और इस पर ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सही समय पर आपको एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड जब कराया जाता है इस चैनल के माध्यम से, तो आपको नोटिफिकेशन गिर जाए और आपको जल्द ही आप तक पहुंच जाए। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का जीव विज्ञान का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक विथ आंसर के साथ, जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो 2009 से 2022 तक का अपडेटेड होगा। आप समझ सकते हैं 14-15 साल का क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इससे बाहर पूछने वाला नहीं है। देखिए 14-15 साल का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट ये दोनों को मिलाकर कंप्रोमाइज करके और हम सभी सब्जेक्ट का यानी कि क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। और पीडीएफ और जो है नोट से संबंधित आप इस चैनल पर बने रहिए, तो लास्ट में आपको जो लोकेशन यानी कि बताया जाएगा कहाँ से आप पीडीएफ और एग्जाम से संबंधित आप लोग जो है सो डाउट पूछ सकते हैं, तो वहाँ आप ज्वाइन फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो पर बने रहिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं आप लोग को बता देते हैं कि 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप लोग को अगर बिलीव ना हो, विश्वास ना हो, तो आप लोग 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बायोलॉजी का आप लोग उठाकर देख लीजिए और फिर आप लोग बताइएगा कि रियली सच है कि नहीं। तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 15-16 साल का क्वेश्चन करेंगे, इससे बाहर कोई कहीं नहीं पूछने वाला होगा। आपको विश्वास करना होगा और इस चैनल पर बने रहना है, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जितना जल्दी हो सके आप लोग जो है इस चैनल को ग्रो कीजिए, क्योंकि आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग जो है चैनल को ग्रो कीजिएगा तो हम जो है एक दिन में आप 2-3 को वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको जैसे बायोलॉजी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स और फिर जो है सोशल साइंस का बारी बारी से करा देंगे। तो आप लोग जानते हैं कि 2018 के 15 क्वेश्चन दिया जाता था, जिसमें है कि 1 से 15 तक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था, जिसमें 10 ही का जवाब देना होता था, वो कुल 2 नंबर का होता था, जिसमें बेस्ट मार्क्स जो है सो यानी कि 20 मार्क्स मिल जाता था। उसके बाद 16 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, जो सभी प्रश्न अनिवार्य था, उसमें अथवा करके भी दिया गया था, जिसमें से 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना होता था। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग, तो पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं चैप्टर पार्ट 4 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, तो आप लोग जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से हम करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है और इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है और इस विधि द्वारा सूक्ष्म प्रवर्धन एक है क्या। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं पूछता है, सब्जेक्टिव में से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सब्जेक्टिव को पढ़िए, यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, तो एक क्या है, यह एक विधि है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सूक्ष्म प्रवर्धन इनमें से क्या है, विधि है या क्या है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, एक विधि है, इस द्वारा पादपों के उत्पादन में मुख्य लाभ क्या है, यानी कि पादप मतलब पेड़ पौधा, प्लांट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को यानी कि पेड़ों को उत्पन्न करने की विधि है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तक संवर्धन द्वारा जो होता है वो पेड़ों को हजारों संख्या में उत्पन्न करने के लिए यानी कि पैदा करने के लिए यह विधि है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। और इसमें प्रत्येक पादप यानी कि सभी प्रकार के पादप यानी कि पेड़ पौधा आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं और इस विधि से पादपों के यानी कि पेड़ पौधा के उत्पादन में निम्नलिखित लाभ होता है। चलिए उसका लाभ पढ़ लेते हैं कि इस विधि से कम समय में एक ही आनुवंशिक गुण वाले पौधे को बड़े पैमाने पर यानी कि प्रोपोगेट किया जाता है। यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन विधि से जो है सो इस कम ही समय में विधि से सूक्ष्म प्रवर्धन विधि से कम समय में आनुवंशिक गुण यानी कि जेनेटिक गुण वाले पौधे को बड़े पैमाने पर प्रोपोगेट तैयार किया जाता है। और दूसरा है कि जिस फसली पौधे के हाइब्रिड जिसको संकर बीज का बहुत महंगे होते हैं, उन्हें सूक्ष्म प्रजनन द्वारा बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि। आगे है तीसरा कि अधिकांश यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट्स ट्री यानी कि फल वाला
पादप जो है यानी कि पेड़ पौधा का उत्पादन बड़े पैमाने पर इस विधि के द्वारा किया जाता है। तो कौन से, तो बड़े बड़े फलों के पेड़ों के उत्पादन किस विधि से द्वारा किया जाता है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा जो है सो इसका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि आनुवंशिक रूप से समान होते हैं और कम समय में ये फसल तैयार हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग के रोगजनक संक्रमण की प्रकृति, लक्षण एवं उपचार लिखे। कहता है मलेरिया रोग के रोगजनक और संक्रमण की प्रकृति, यानी कि संक्रमण की कैसी प्रकृति है, संक्रमण हो जाने पर कैसा और जो है सो उसका लक्षण होता है, और लक्षणों को उपचार को लिखे, यानी कि उसका अगर हो जाए तो उसको इलाज क्या है। तो मलेरिया शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण महाद्वीपों जैसे अफ्रीका एवं एशिया का सामान्य बीमारी है। तो आप लोग जियोग्राफी में पढ़ चुके होंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। तो कुल महाद्वीपों की संख्या कितने हैं, तो कुल महाद्वीपों की संख्या जो है सो 7 है। पहला में आता है एशिया महाद्वीप, दूसरा में आता है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा में आता है उत्तरी अमेरिका, चौथा में आता है साउथ अमेरिका, और पांचवा में आता है अंटार्कटिका, छठा में आता है यूरोप, और सातवां में आता है ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, और वही एक और महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया। तो ओशिनिया के नाम से जानते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऑस्ट्रेलिया करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप हो गए। आप लोग अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और पूछा जाएगा कि वैज्ञानिकों के लिए कौन सा महाद्वीप जो है सो क्या कहता है, खोज और संसाधन के लिए है, तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो बर्फ से ही है। और कौन से महाद्वीप को आकार बदलते घटते रहता है, तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप को बदलता है, क्योंकि वहाँ जो है सो सिर्फ बर्फ ही है, 2% पर भूमि है, जबकि 98% पर बर्फ ही है। तो वह जब गर्मी के दिन आता है तो पिघल जाता है, तो वास्तविकता है कि आकार उसका बदल जाएगा, और ठंड के दिनों में बर्फ ज़्यादा जम जाने के कारण उसका आकार में वृद्धि हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और पूछा जाएगा कि कहाँ पर कौन से महाद्वीप में देखा गया है कि ओजोन लेयर में जो है छिद्र पाया गया है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया है कि ओजोन परत में, क्योंकि वहाँ पर जो है सो खोज और रिसर्च के लिए ओजोन लेयर से काफ़ी छेड़छाड़ होता है, तो उसके कारण जो ओजोन लेयर वहाँ जो है छिद्र देखा गया है। तो ओजोन लेयर से जो पूछेंगे आप लोग कि ओजोन लेयर से क्या हानि है, तो ओजोन लेयर जो है सो हमें सूर्य की पराबैंगनी जो किरण होता है, पराबैंगनी किरण, वो हमें त्वचा कैंसर कर सकता है, उसको रोकने का काम करता है ओजोन लेयर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कहता है कि मलेरिया शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण महाद्वीपों जैसे अफ्रीका एवं एशिया का सामान्य बीमारी है। रोगजनक क्या है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी की 4 प्रजातियां 4 विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। पहला है प्लाज्मोडियम, जो वाइवेक्स वेनाइड टर्सियन मलेरिया। नेक्स्ट करते हैं ख वाला कि प्लाज्मोडियम वो ओवेल माइल्ड टर्सियर मलेरिया है। और दूसरा है प्लाज्मोडियम वो मैलरी क्वांटिन मलेरिया है। और चौथा है प्लाज्मोडियम, ये भी है वो फेलिस्पेरम सेरेबल मलेरिया है। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि प्लाज्मोडियम ये ओवेल माइल्ड टर्सरी मलेरिया है, और प्लाज्मोडियम ये मैलरी क्वार्टन मलेरिया है, और प्लाज्मोडियम ये भी फेलिस्पेरम सेरेबल मलेरिया है। आगे है संक्रमण के कारण, यानी कि संक्रमण ये मलेरिया कैसे फैलता है, तो यह भी फैलता है मादा कहने का मतलब यह महिला मच्छर एनाफिलीज द्वारा स्वस्थ मनुष्य को काटने पर स्पोरोजॉइंट्स मनुष्य के रक्त में प्रविष्ट हो जाता है, यानी कि प्रवेश हो जाता है, मनुष्य के खून में प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है। और यह यकृत यानी लीवर तथा लाल रक्त कणिकाओं को, जिसको बोलते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन का होता है, यानी कि 1 सप्ताह मान लीजिए। तो यकृत तथा लाल रक्त कणिकाओं में विभाजित होकर, यानी कि बटकर पुनः दूसरे मद एनाफिलीज के आमाशय में पहुंच जाते हैं तथा वहां विभाजन द्वारा जीवन चक्र पूरा करते हैं। और इनकी उद्भव यानी कि इसकी उत्पत्ति अवधि जो है सो 12 दिनों की होती है। इसकी उत्पत्ति कितने दिन में उत्पन्न हो जाता है, तो 12 दिन में यह उत्पन्न हो जाता है। इसके थे कारण। अब इसके बारे में अगर लक्षण पढ़ लेते हैं,
तो इसका हो गया लक्षण। तो लक्षण है कि 6 से 10 घंटों के अंतराल यानी कि अंतर पर ठंड एवं शारीरिक कंपन। जब मलेरिया बुखार होगा तो क्या होगा कि 6 से 10 घंटों के अंतर पर आप दवाई खाएंगे, फिर दवाई से उतर जाएगा और फिर चढ़ जाएगा। तो इसमें है कि 6 से 10 घंटे के अंतराल पर यानी कि बीच में 6 से 10 घंटे के बीच में ठंड लगेगा काफी, और शरीर में जैसे कंपन महसूस होगा, यानी कंपन कहने का मतलब शरीर थरथराएगा। और साथ ही तीव्र ज्वार मतलब तीव्र बुखार होगा 1 से 4 से 6 डिग्री फ़ारेनहाइट का आना। और जिसमें और शरीर का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए नॉर्मल, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है। तो ये 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार चढ़ जाएगा। और जिसमें सिर दर्द, बदन दर्द होगा, उल्टी आदि के साथ श्वसन यानी कि सांस लेने एवं हृदय की गति का तीव्र हो जाना, यानी कि धड़कन जो है सो कलेजा का धड़कन वो तेज हो जाएगा। और तत्पश्चात इसके बाद जो है अत्यधिक पसीना के साथ ही ज्वर उतर जाना और बुखार उतर जाएगा। फिर अत्यधिक लाल रक्त कणों के टूटने से एनीमिया के लक्षणों को दृष्टिगोचर होना। दृष्टिगोचर एनीमिया यानी कि एनीमिया की कमी होगा शरीर में। और यकृत तथा पीलिया के आकार में वृद्धि एवं हीमोग्लोबिन के हीमोजॉइन नामक जहरीली लवण में टूटने का कारण बार बार बुखार का आना, यानी कि बार बार बुखार। आप लोग गांव में सुनते होंगे कि किसी को दवाई खाने, जब तक दवाई खाया तो असर था तो बुखार उतर जाता है फिर चढ़ जाता है, तो कुछ मलेरिया का ही लक्षण हो जाता है। तो उसमें जो है सो आप थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज यानी कि हॉस्पिटल से दिखा लेना ही सही होता है, क्योंकि अपनी घरेलू नुस्खा नहीं अपनाना चाहिए अभी कोई भी बीमारी में, नहीं तो वही एक बड़ा बीमारी का रूप ले लेता है। तो यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। और मेरा विश्वास है कि आप लोग का कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम आसान से आसान नॉर्मल भाषा में समझाते हैं। अगर आप कुछ रह भी जाता है डाउट तो आप हम से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और इसका उपचार है इसी में कि इसका उपचार, क्योंकि इसका उपचार जैसे कुनेन की दवाई जो होता है वो खाया जाता है, जैसे कि क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन और डिसोचिम आदि जो है दवाई इसका उपचार है। उसके बाद इसका रोकथाम, यानी कि मान लीजिए अगर पूछेगा कि आप लोग, डॉक्टर तो नहीं बताता है सभी के सभी, जो इसका रोकथाम यानी कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, तो चलिए बताते हैं। क्योंकि पढ़ाई ही है, शिक्षा ही ऐसी शेरनी की दूध है जो इसको कोई हरा नहीं सकता। तो इसका उपचार है मच्छरों को घर में प्रवेश से रोकना, शरीर के खुले भागों में सरसों का तेल लगाना। यानी कि मान कर चले ठंड के दिन आ गया अभी, तो करना क्या है कि शरीर पर पूरे फुल शर्ट और फुल पैंट पहनना चाहिए और खुला जगह रहे उस पर सरसों का तेल लगा लेना चाहिए, जिसको कड़वा तेल कहते हैं। अथवा मच्छर निरोधक क्रीम का उपयोग करना चाहिए, यानी कि एक क्रीम आता है उसका शरीर पर खुले शरीर पर लगा लेना चाहिए। और सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और जल जमाव, अगर घर के इधर उधर जल जमा हुआ है तो उसको बहा देना चाहिए, उसको सुखा देना चाहिए, जल नहीं जमा रहना चाहिए, क्योंकि मदा एनोफिलीज जो है वही जल में पनपता है। और इसके इलाकों में केरोसिन तेल जैसे डीडीटी तथा अन्य कीटनाशक रसायनों का छिड़काव, अभियांत्रिकी, जलीय बैक्टीरिया और एक्टिकैकुलस एक्सेंटिकस मच्छरों के उन्मूलन में प्रयोग और मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रभावशाली ढंग से पालन करना आदि इसका उपचार हो जाएगा। तो आप लोग जैसे पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके आप कहीं भी सर्च कीजिए, एक बार और सुन लीजिए, एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके जरूर सर्च कीजिएगा, कहीं भी इंस्टाग्राम हो टेलीग्राम हो, तो टेलीग्राम पर आप पीडीएफ के लिए जुड़ जाइएगा। और आप एग्जाम से कोई भी तरह का डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर वहाँ पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर जैसे वीडियो से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड कराया जाता है। और टेलीग्राम एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक प्रारूपिक प्रतिरक्षी, यानी कि पार्ट 5 है वीडियो का, तो इसमें जो है सो 2 नंबरिया क्वेश्चन का 15 का क्वेश्चन का हम कंप्लीट करा देते हैं। उसके बाद आप बच जाएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर का, तो उसमें अब जो है सो हम अगला नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो यहाँ तक आज हम 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि 15 को क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से 10 का जवाब देना था। हम 15 को 15 करा देंगे, क्योंकि 15 को से आप सोच कर दिखाते हैं 14-15 साल का क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बाहर इसे पूछने वाला नहीं है, ये मेरा विश्वास है और विश्वास मानना है। तो देखिए यहाँ पर इसके सिर्फ फिगर बनाना था। कहता है कि एक प्रारूपिक प्रतिरक्षी प्रतिपिंड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो इस तरह का चित्र बनेगा। तो एक है प्रतिजन क्रिया स्थल और यह भी एक प्रतिक्रिया
प्रतिस्थल। तो ये 2-4 बार आप लोग बनाइएगा, घर पर रिवाइज कीजिएगा। देखिए बिना मेहनत के तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत करना होगा। पढ़ाई एक ऐसा है जो आपको मेहनत दिखाई नहीं देता है दूसरों को, सिर्फ आपको रिजल्ट दिखता है दुनिया को। लेकिन और काम कीजिए तो आपको मेहनत दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसको ये मेहनत जो है सो आपको सिर्फ आपको दिखाई देगा मेहनत, बाकी को रिजल्ट और जैसे सुखी दिखाई देगा। तो आप सोच लीजिए कि मैं फिजिकली मेहनत करना चाहते हैं कि मेंटली, तो मेंटली मेहनत कीजिएगा तो आप लोग को ही फिजिकली आसान होगा। अगर फिजिकली मेहनत कीजिएगा तो मेंटली आसान होगा, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना होता है नहीं, सिर्फ फिजिकल करना होता है, शरीर से काम करना होता है। तो यह है प्रतिजन क्रिया स्थल, उसके बाद है प्रतिजन क्रिया स्थल दोनों, उसके बाद हल्की श्रृंखला, यहाँ भी जो हो जाएगा ये अभी हल्के श्रृंखला हो जाएगा। उसके बाद ये भारी श्रृंखला, ये भी हो जाएगा हल्के श्रृंखला। यह प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन करना था, तो बस इतना ही लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसको अब जो है आपको जरूर 1-2 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि जैव विविधता या हॉटस्पॉट क्या है? भारतवर्ष में पाई जाने वाली दी हॉटस्पॉट के नाम से, 2 हॉटस्पॉट के नाम से एवं उनकी विशेषताओं को लिखे। यानी कि जैव विविधता या हॉटस्पॉट क्या है, भारतवर्ष में पाई जाने वाली 2 हॉटस्पॉट कौन से हैं, उनके नाम लिखना, उनकी विशेषता बताना। तो नॉर्मन मेयर्स ने सन 1988 में सर्वप्रथम जैव विविधता के तप्त स्थल की परिकल्पना की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैव विविधता या हॉटस्पॉट क्या है और इसकी जो है सर्वप्रथम कौन रखे थे। तो नॉर्मन मेयर्स नामक वैज्ञानिक सन 1988 में सर्वप्रथम जैव विविधता के तप्त स्थल की परिकल्पना की थी। और जैव विविधता यानी हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक तथा उच्च स्थानिक होती है। प्रायः यह जाति अन्य स्थानों पर नहीं होती है, यानी कि जो यहाँ पर पाया जाता है ये अन्य स्थानों पर सभी जगह पर उपलब्ध यानी अवेलेबल नहीं होता है। विश्व में कुल 34 जैव विविधता तप्त स्थल चिन्हित किए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा कि विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल है, तो 34 है। और जबकि भारत में पूछा जाएगा कब स्थापित किया गया था, तो 1988 में किया गया था। कब स्थापित किया गया था, तो 1988 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, और कितना है भारत में, तो 2 है। कितना है, तो भारत में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट कितना है, तो 2 है। यहाँ पर देखिए क्लियर कर दिया गया है। तो क्वेश्चन भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा और समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ इसी का है कुछ भाग कि भारतवर्ष में 2 स्थल तप्त हैं। कितने हैं, तो भारतवर्ष में पूछा जाएगा तो 2 स्थल है। कितना है, 2 है। और विश्व में पूछा जाए तो कुल 34 है। कितना है, कुल 34 है। तो पहला है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ये दोनों ही तप्त स्थल है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र ये दोनों तप्त स्थल उच्च जैव विविधता को दर्शाते हैं। और तो तप्त स्थल का निर्धारण स्थानीय जाति यानी कि वहाँ के रहने वाले जाति या संख्या और जाति समृद्धि और दोहन स्तर समाविष्ट वृद्धि दाब एवं वैकासिक क्रिया के आधार पर किया जाता है। ये त्वरित आवासीय क्षति के भी क्षेत्र हैं। संसार के सभी हॉटस्पॉट्स विश्व के कुल भूभाग का 1.4% यानी कि 1.4% है। इन हॉटस्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और यह वीडियो का लास्ट है कि ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं और इसका अभिप्राय क्या है और ओजोन क्षय का मुख्य कारण क्या है। तो हम पहले ही क्वेश्चन में डिस्कशन कर दिए हैं। चलिए इसमें भी और अच्छा से बेहतरीन से आसान तरीका में डिस्कशन करते हैं। वसंत ऋतु में समताप मंडल के ओजोन लेयर कितना होता है, तो 3 होता है। तो समताप मंडल के ओजोन परत का पतला होना अंटार्कटिक ओजोन छिद्र की घटना है। वसंत ऋतु में समताप मंडल के ओजोन परत का पतला होना अंटार्कटिका ओजोन छिद्र की घटना है। मानव निर्मित यानी कि मानव द्वारा बनाया गया रसायन जैसे CFC, जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तथा दूसरी गैस जैसे CH और CO2 यानी कि CO है, तो यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड CH यानी मीथेन और NO यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन क्षय के लिए महत्वपूर्ण गैस है, यानी कि ओजोन परत को हानिकारक पहुंचाता है। और इन ग्रीन गैसों की सांद्रता बढ़ने से हरितगृह प्रभाव भी बढ़ता है। इससे भूमंडलीय ताप में यानी कि धरती के ताप में यानी कि टेम्परेचर में वृद्धि होता है। और समुद्र तल क्या होता है, समुद्र तल कहने का मतलब मान के चलिए पानी है समुद्र का, तो समुद्र तल मतलब ऊपर वाला, ऐसे न समझ लीजिए कि नीचे वाला भाग। समुद्र तल यानी कि ऊपर वाला भाग उठता है तथा वर्षा में भी अनियमितता आती है, यानी कि वर्षा होने का
कम और हो जाता है ज़्यादा, इसकी उसमें भी अनियमितता पाया जाता है और काफ़ी वर्षा हो जाता है। उसके बाद है कि उसके बाद देखिए विकिरण भी अधिकता से पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य का जो पराबैंगनी किरण होता है जो त्वचा कैंसर मानव के लिए हानिकारक होता है, जीव जंतु के लिए, वे अधिकता से पृथ्वी पर यानी कि अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती है, जो मनुष्य में त्वचा कैंसर और कैटरैक्ट उत्पन्न करती है। जो पादप यानी पेड़ पौधा प्लवकों में प्रकाश संश्लेषण दर कम होते हैं, यानी कि पेड़ पौधा का भी जो है सो प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की दर जो है सो कम होता है, क्योंकि यह साफ खुले सागर के जल को छेद सकती है। यह क्या करता है, साफ खुले सागर को जल को छेद सकती है और फलस्वरूप पूरी जैव आहार श्रृंखला को प्रभावित करती है। यानी कि जीवन को यानी कि जीव जंतु को जीने के लिए जो आहार श्रृंखला है यानी कि खाने वाला भाग है, उस सभी को खाने वाला पदार्थ है उस सभी को खराब कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, इफेक्टेड कर देता है। जो पादप प्लवकों पर आश्रित रहते हैं, जो पादप पेड़ पौधा पर आश्रित रहते हैं, उस सभी को नष्ट कर देगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो क्वेश्चन नंबर 2018 का क्वेश्चन का जो है सो आज हम 2 नंबरिया यानी कि 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 5 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स के यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है और खुद टाइपिंग करना पड़ता है और खुद वीडियो जो सभी को सभी कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।